नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग का एक और राउंड चला। खबरदार में आज हम आपको इस लेटेस्ट राउंड की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खुश करने वाली खबर आइए दिखाते हैं। 25 दिसंबर यानी कल से मोदी सरकार डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए 2 स्कीम्स, लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापारी योजना लॉन्च करने वाली है। इनके तहत डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों और व्यापारियों को इंसेंटिव मिलेगा। स्कीमें 100 दिन तक चलेंगी और ग्राहकों और व्यापारियों के पास करोड़ों रुपए जीतने का एक शानदार मौका होगा। सरकार इन दोनों स्कीमों पर 340 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। लकी ग्राहक स्कीम के तहत डिजिटल पेमेंट करने पर हर दिन 15,000 लोगों को 1,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इस स्कीम का लाभ 100 दिनों तक उठाया जा सकता है। इसके अलावा इस स्कीम के तहत वीकली ड्रॉ भी होगा, जिसमें 7 विजेताओं को 1 लाख रुपए तक के पुरस्कार मिल सकेंगे। कारोबारियों को भी एक सप्ताह में 7,000 वीकली अवार्ड्स मिलेंगे। अधिकतम 50,000 रुपए की इनामी राशि मिलेगी। 8 नवंबर से 13 अप्रैल तक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले कंज्यूमर्स के लिए 14 अप्रैल को एक मेगा अवार्ड्स का ऐलान किया जाएगा। इसके तहत ज्यादातर 1 करोड़ रुपए की राशि इनाम में दी जाएगी। इसके अलावा 50 लाख और 25 लाख रुपए के पुरस्कार भी होंगे। वहीं व्यापारियों के लिए मेगा ड्रॉ की इनामी राशि 50, 25 और 5 लाख रुपए तय कर दी गई है। इस स्कीम में 50 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार का क्रिसमस गिफ्ट है, जिसके सेंटा क्लॉज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो नोटबंदी का कदम था, ये आप सबके खिलाफ था, हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों के खिलाफ। 125 करोड़ का देश कभी पराजित नहीं हो सकता है। ऐसे मुट्ठी भर लोगों से देश कभी झुक नहीं सकता है। ढाई साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर आक्रमण किया है। ये 70 साल से मलाई खाने वाले लोग कभी टिक नहीं सकते, जीत नहीं सकते। देश की सियासत में अभी एक ही चीज हो रही है। राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, नरेंद्र मोदी उसका जवाब देते हैं। राहुल गांधी फिर सवाल पूछते हैं, नरेंद्र मोदी फिर से उसका जवाब देते हैं। और सवाल जवाब का यह सिलसिला चलता जा रहा है। अभी भाषण सीख रहे हैं। आपकी पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% सबसे अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। ये यहां मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के मंत्रियों ने पार्लियामेंट हाउस में बोला है। 1% लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का 60% धन आज है। मोदी जी की सूट-बूट सरकार की देन है। जाली नोट, काला धन, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का बिगुल बजा दिया। और भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासियों ने इतने कष्ट झेले, इतनी तकलीफ झेली, लेकिन एक पल के लिए मेरा साथ नहीं छोड़ा। उनको भ्रमित करने के प्रयास हुए, उनको डराने के प्रयास हुए, अफवाहों का बाजार गर्म किया गया, लेकिन जिसको अनपढ़ कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं, उसकी कॉमन सेंस ने इस बातों में बहकावे में आया बिना देश की भलाई के निर्णय का साथ दिया। मोदी राहुल की ये 1-to-1 फाइट हर वीकेंड को दिलचस्प मुकाबला बना देती है। देश को इस मुकाबले का शायद इंतजार भी रहता होगा,
क्योंकि इससे ज्यादा मजेदार जुबानी जंग भला और क्या हो सकती है। आज शनिवार को भी मोदी मुंबई में थे, राहुल हिमाचल में, लेकिन सवाल तब भी हुए और जवाब भी बखूबी दिए गए। काला धन 1% लोगों के पास है, हजारों करोड़ रुपया उनके पास है। सारा काला धन कैश में नहीं है और सारा कैश काला नहीं है। 6% काला धन कैश में है, 94% काला धन विदेशी बैंक अकाउंट में, सोने में और बड़ी बड़ी इमारतों में, जमीन में है। अब मुझे पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने 94% काले धन पर निशाना नहीं लगाया, 1% अमीर लोगों पे निशाना नहीं लगाया, 6% कैश पे काले धन पे निशाना लगाया, 99% लोगों पे निशाना लगाया। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। अभी भी मैं बेईमानी करने वालों को कहना चाहता हूं, संभल जाइए, लौट आइए, देश के कानून को स्वीकार कीजिए, नियमों को मानिए। हमने आपको नरेंद्र मोदी के भाषण का वो हिस्सा दिखाया जो उन्होंने मुंबई में दिया था। मुंबई से मोदी पुणे गए, पुणे में भी उन्होंने नोटबंदी पर ही बात की, लेकिन नरेंद्र मोदी का अंदाज यहां पर जरा हटकर था। जरा जोर से बताओ, ठीक करूं? तो जैसे अभी देवेंद्र जी ने आपसे लाइट करवाई थी, फिर से एक बार लाइट करके बताइए। ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश को तबाह होने की जो बातें चल रही उसको रोकनी चाहिए कि नहीं रोकनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, अगर समय पर देश में बीमारियों का उपचार किया होता तो आज मुझे ऐसे कठोर कदम नहीं उठाने पड़ते। अब आप मुझे बताइए, काले धन पर एजेंसियां जितनी सख्ती कर रही हैं या जितनी सख्तियां करती हैं, काले धन के कारोबारी उतने ही शातिराना अंदाज में से कमाने के इंतजाम कर लेते हैं और तरीके ढूंढ लेते हैं। ब्लैक वाइट करने के गोरख धंधे का सबसे आसान साधन होता है सोना खरीदना। खबरदार में अब हम आपको कुछ ऐसी केस स्टडीज दिखाएंगे जो तरह तरह के तिकड़मों से काले धन को सफेद करने के खेल का खुलासा करते हैं। ये काले धन के कुबेरों के निराले खेल की खबरदार करने वाली तस्वीरें हैं। ब्लैक मनी को खपाने का ये वो आसान रास्ता है जो अब जांच एजेंसियों को समझ में आने लगा है। ये दिल्ली के एक बड़े ज्वेलर के लॉकर से निकला वो काला सोना है जो ड्यूटी चुकाए बिना खरीदा गया। कमोडिटी ट्रेडिंग की आड़ में नोएडा में चल रही श्रीलाल महल लिमिटेड कंपनी से डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने क्या क्या जब्त किया, उसकी पूरी डिटेल देखिए। 430 किलो ड्यूटी फ्री सोना जिसकी कीमत 130 करोड़ आकी गई है, 12 लाख के नए नोट, 2 करोड़ 48 लाख की पुरानी करेंसी, 80 किलो चांदी, 15 किलो सोने के जेवरात। अब एक और तस्वीर देखिए जो दिल्ली के बड़े कारोबारी अलकनंदा ज्वेलर्स के गोरख धंधे का दस्तावेज है। कंपनी के कई लॉकर पर आयकर विभाग ने छापा मारा जिसमें भारी भरकम काला धन भरा होने का शक है। आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली के कूचा महाजनी इलाके में 4 सर्राफा कारोबारियों पर छापेमारी की।
कारोबारियों के 12 से ज्यादा ठिकानों पर रात भर चली रेड। चांदनी चौक की एक्सिस बैंक ब्रांच में खोला गया था एक फर्जी खाता। एक्सिस बैंक के 2 मैनेजरों की गिरफ्तारी के बाद हुआ ज्वेलर्स का खुलासा। आईटी की रेड हुई है 4 ज्वेलर्स के यहाँ और ये पता चला है कि नोटबंदी के बाद तकरीबन 250 करोड़ रुपए जो है ये ब्लैक मनी जो है ये इसको वाइट करने का गोरख धंधा चल रहा था। तमाम अकाउंट्स में ये मनी ट्रांसफर हुई है। अब आईटी डिपार्टमेंट वो तमाम अकाउंट्स जो है वो चेक कर रहा है कि दरअसल ये अकाउंट्स किनके नाम पर थे, सोर्स ऑफ मनी क्या थी, तमाम तरीके की जानकारियां इकट्ठे कर रहे हैं। इसको लेकर पूरा कूचा महाजनी, चांदनी चौक, सराफा मार्केट में तमाम जो ज्वेलर्स है, कुछ ऐसे ज्वेलर्स भी हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी है। देश के कोने कोने से काले धन के कुबेरों की शिनाख्त हो रही है। फिरोजाबाद में काले धन को सोना बनाने का खेल करने वाले कई संदिग्ध ज्वेलर्स पकड़े गए हैं। मुजफ्फरपुर में सोना कारोबारी के चपरासी के खाते से 13 करोड़ की अवैध लेन देन का पर्दाफाश हुआ। नासिक में छापेमारी में 1 करोड़ 35 लाख के नकली नोट मिले। नोटों के ऊपर और नीचे 1,80,000 के पुराने नोट भी थे। नासिक में बिल्डर और नेता समेत 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जोधपुर में नाकेबंदी के दौरान स्विफ्ट कार की चेकिंग में 17 लाख रुपए मिले, जिसमें 10,02,000 के नए नोट थे। कुरुक्षेत्र में 6,22,000 की नई करेंसी मिली। असम के बोगई गांव में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार रोकी तो उसमें 12 लाख की नई करेंसी मिली। इन खुलासों से तो यही लगता है कि काले धन के कारोबारी नोटबंदी के मकसद में पूरा पलीता लगाने में जोर शोर से जुटे हैं। उनके मकसद पर पानी डालना बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम उन किसानों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिनके लिए नया साल अमंगलमय साबित होने वाला है। ये वो किसान हैं जिन पर नोटबंदी की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। नोटबंदी ने इन किसानों को न घर का छोड़ा न घाट का। फसलों के इन्हें खरीदार नहीं मिल रहे और बाजारों में सन्नाटा पसरा पड़ा है। खाने को भी कुछ नहीं है, एक टाइम दरियो खाते, एक टाइम भूखे सो जाते। अब कुछ नहीं, खेत आग नहीं छोड़ दिया और क्या करें इसको। मंडी में 2 से 3 रुपए किलो टमाटर जा रहा है और उससे अच्छा तो यह है कि इस टमाटर को हम यहीं पर खेतों में फेंक दें। नोटबंदी की वजह से परेशान है, सब चेक डाल रहे हैं तो चेक भी 20 दिन 25 दिन में चेक आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं लोगों को। बिजनेस पर असर है, किसानों का असर है, व्यापारियों का असर है। ये सरकार भी न जाने व्यापारियों के साथ ही मिल गई है कि क्या मालूम। ये वो ग्राउंड रिपोर्ट है जिससे आप ये जान पाएंगे कि देश के किसानों के लिए नव वर्ष किस हद तक अमंगलमय रहने वाला है। जब पूरा इंडिया हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मनाएगा तो हमारे किसान बंधु 2 जून की रोटी की चिंता कर रहे होंगे। क्या हो गया? हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, एक टाइम दरियो खाते, एक टाइम भूखे सो जाते, कभी रोटी खाते, कभी दरिया खाते, कभी चावल खाते, कभी भूखे भी सो जाते। क्यों? दिन भर में करती मेहनत को पैसे नहीं आ रही है कुछ। क्यों नहीं आ रहा? काय की खेती लगाई आप? टमाटर की खेती लगाई है, मिर्ची भी है, मिर्ची भी 2 रुपया किलो बिक रही, टमाटर भी रुपया किलो बिक रही है। उसमें भी कोई आमदनी नहीं है। जब पैसा का जाम लगा जब से तो कोई बात की आमदनी नहीं है। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के किसानों की बेबसी है। नर्मदा और तवा नदी के किनारे टमाटर की बम्पर फसल खड़ी है, लेकिन खरीदार का नामो निशान नहीं। जिस फसल को बाजार में होना चाहिए उसे जानवरों के हवाले कर दिया गया है। आपके हमारे किचन में पकने वाली सब्जियां जानवरों की भूख मिटा रही है। इससे बड़ी मजबूरी भला और क्या हो सकती है। गोपाल जी, कितना टमाटर लगाया था आपने? 3-4 एकड़ में था। क्या स्थिति हुई, कितना खर्चा आया था? 1 एकड़ 25,000। अभी क्या स्थिति में बिक रहा है? अभी 2 रुपए किलो में नहीं ले रहा था, मुश्किल से 2 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर क्रेट का 60-70 रुपए क्रेट बन रही, 20-25 किलो बनता है। किराया भाड़ा ही नहीं निकल पा रहा है, इसलिए हम तोड़ना ही बंद कर दिए, सब ढोरों को खिला रहे हैं। ये नोटबंदी का वो साइड इफेक्ट है जो किसानों की हालत को लेकर चिंता पैदा करती है। होशंगाबाद के किसानों का हाल आपने देख लिया। मालवा के आगर के किसानों की बेबसी भी कम विचलित करने वाली नहीं। बीज बोने से लगा के तो पौधे को बड़े करने तक, ट्रांसपोर्टिंग तक, और ट्रांसपोर्टिंग के बाद मंडी में ले जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। मंडी में 2 से 3 रुपए किलो टमाटर जा रहा है और उससे अच्छा तो यह है कि इस टमाटर को हम यहीं पर खेतों में फेंक दें। तो आज की तारीख में हम बहुत मजबूर की स्थिति में हैं।
आगर जिले की 850 एकड़ जमीन पर टमाटर की खेती होती है और रोजाना 480 क्विंटल टमाटर की बाजार में खपत भी है। लेकिन नोटबंदी के बाद बाजार औंधे मुंह गिरा है। टमाटर, प्याज, गोभी कोई पूछ नहीं रहा। रतलाम में प्याज को कोई पूछने वाला नहीं। 15 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज 3 से 6 रुपए प्रति किलो भी बिक नहीं पा रहा। पिछली बार 1500 रुपये क्विंटल बेचे। हाँ, अभी तो 300 रुपये 400 रुपये क्विंटल बिक रहे हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। अभी तो नोटबंदी की वजह से परेशान है। सब चेक डाल रहे हैं तो चेक भी 20 दिन 25 दिन में चेक आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं लोगों को। एक महीनों बरोबर आते जाते रहे लोगों को, उसके बाद पैसे नहीं आ रहे। अभी तो प्याज का नुकसान जा रहा है, व्यापारियों को भी सब। क्या नुकसान जा रहा है? बहुत, 1 रुपये किलो 1.5 रुपये किलो नुकसान में अभी हम सब हैं। क्या फायदा, रोजगार में तो यही होबे करता है। घाटा और लाभ दोनों का भागी बनता है व्यापारी। और किसान तो ज्यादा मर रहा है व्यापारियों से ज्यादा। नोटबंदी का असर है इस पे? हाँ, असर है, बिजनेस पर असर है, किसानों का असर है, व्यापारियों का असर है। नोटबंदी की एक और दिल दहला देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट मंदसौर की है, जहां 50 पैसे प्रति किलो प्याज खरीदने वाला भी कोई नहीं मिल रहा। इक्के दुक्के व्यापारी मिल भी गए तो क्या हुआ? बैंक से चेक भुना लेना क्या कम बड़ी बात है? आज का ये 200, 150, 50, 100 रुपया। हमारे 20 कुंटल प्याज लाया मैं, तो 20 मजदूर लगे काटने का। 20 कुंटल तो कुंटल 100 रुपया कुंटल पे प्याज काटे उनने, तो क्या ले जाएंगे घर पे? परेशानी आएगी। परेशानी आ रही है। 50 पैसे किलो बिक रहा है और उसमें कटाई पे तो ठीक, बाकी उसके भाड़ा भी नहीं मिल रहा है हमें। और इधर पैसे लेने के चक्कर में बैंकों वाले के सामने भी हमें लाइनें लगाना पड़ रही हैं और बहुत परेशानियां आ रही हैं। और किसानों की हालत इस बार बिल्कुल ही खराब कर दी है। शिवराज सरकार ने किसानों को कम से कम 5 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य देने का वायदा किया था, लेकिन नोटबंदी के शोर में वो वायदा कहीं गुम हो गया। आज तक ब्यूरो। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। नोटबंदी में कैश की कमी, दूसरी समस्याओं और सरकार के लकी ड्रॉ की खबरों के बीच आइए अब हम आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां बीच समंदर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनने वाली है, लगने वाली है। 2019 तक तैयार होने वाली शिवाजी महाराज की वो मूर्ति करीब 192 मीटर ऊंची होगी, यानी दुनिया में सबसे ऊंची। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समंदर में बनने वाले शिवाजी स्मारक का भूमि पूजन और जल पूजन किया। प्रधानमंत्री समंदर किनारे और विकास की डोर को मुंबई के गिरगांव चौपाटी से करीब 1.5 किलोमीटर समंदर के भीतर तक ले जा रहे हैं। समंदर में विकास की इस डोर की छोर शिवाजी से जुड़ी है। बीच समंदर में शिवाजी का भव्य स्मारक बनेगा, जहां पर्यटकों की भीड़ जुटेगी। प्रधानमंत्री को लेकर कोस्ट गार्ड का होवरक्राफ्ट उसी तरफ जा रहा है। आप थोड़ा नजदीक से देखिए। पीएम के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल, महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे भी मौजूद हैं। जैसे ही लहरों को चीरता होवरक्राफ्ट शिवाजी स्मारक की जगह पर पहुंचता है, प्रधानमंत्री जल पूजन करते हैं। जल पूजन के साथ प्रधानमंत्री ने शिवाजी स्मारक के लिए भूमि पूजन भी किया। महाराष्ट्र के लिए गर्वदायक ये समय आप देख सकते हैं, जहां पर शिवाजी मेमोरियल एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर होने वाला है, जो अरब सागर है उसमें तकरीबन मुंबई की हद से ये स्ट्रक्चर होगा। तकरीबन 210 फीट लंबा ये स्ट्रक्चर माना जा रहा है। एक तरह से भूमि पूजन इस मेमोरियल का होने वाला है। यहाँ पर सालों से इंतजार था महाराष्ट्र को। जब निर्माण कार्य पूरा होगा तब गर्व की अनुभूति करेगा और विश्व में सीना तान के खड़ा होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा आइकॉनिक बिल्डिंग हमारे पास है। और उस महापुरुष का है जिसने जन सामान्य के सुख के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया था। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को
आज नमन करने का मुझे अवसर मिला है। शिवाजी महाराष्ट्र की भावनाओं से जुड़े हैं। शिवाजी महाराष्ट्र के लिए उत्सव भी हैं और जश्न भी। लिहाजा भूमि पूजन और जल पूजन के लिए पूरे राज्य से जल और मिट्टी मंगाई गई। हर गांव और पंचायत के लोग मिट्टी पानी लेकर मुंबई पहुंचे। अरब सागर में बनने वाला शिवाजी स्मारक दुनिया में अपनी तरह का इकलौता पर्यटन स्थल होगा। इस पर लगने वाली शिवाजी की मूर्ति दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति होगी। अरबी समुद्र के भीतर लगभग 15 हेक्टेयर से ज्यादा फैले हुए एक टापू पर बनने वाले इस स्मारक की लागत 3600 करोड़ से ज्यादा होगी। यहाँ पर बनने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला दुनिया में सबसे ऊंचा पुतला होगा, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा होगा। ठीक सुना आपने, समंदर के बीच बनने वाला शिवाजी स्मारक कई खूबियों से लैस होगा। शिवाजी स्मारक करीब 14 हेक्टेयर के रॉक बेड पर तैयार किया जाएगा। इसमें शिवाजी की जो मूर्ति लगेगी वो करीब 192 मीटर ऊंची होगी। मूर्ति का ज्यादातर हिस्सा पीतल और कांसे से तैयार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी मशहूर शिल्पकार और पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार राम सुतार को सौंपी गई है। शिवाजी स्मारक तैयार करने में करीब 3600 करोड़ रुपए का खर्च होगा। पूरे स्मारक की लागत 2 फेज में खर्च की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि शिवाजी स्मारक 2019 यानी करीब 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ये स्मारक ये केवल एक पुतला नहीं है, ये एक ऐसी जीवंत वास्तु है जिसमें से हमें शूरता मिलेगी, वीरता मिलेगी, नम्रता मिलेगी, प्रशासन मिलेगा और एक ऐसा उस माध्यम से हमें ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि एक ऐसे महाराष्ट्र की हम निर्मित करेंगे जो महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का महाराष्ट्र हो। शिवाजी महाराष्ट्र के दिल में बसते हैं, लिहाजा उनकी मूर्ति और स्मारक बड़ा सियासी मुद्दा भी है। करीब 12 साल से लटका प्रोजेक्ट अब शुरू तो हो रहा है, लेकिन तय मानिए अब इसको लेकर सियासी लहरें पहले से ज्यादा उठेंगी। कमलेश सुतार और मयूरेश गणपति के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुना होगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यह है और समंदर में बनाई गई है। उस मूर्ति की ऊंचाई करीब 92 मीटर है, लेकिन मुंबई में बनने वाली शिवाजी जी महाराज की मूर्ति लिबर्टी से करीब 2 गुनी ऊंची है। जहां शिवाजी महाराज की मूर्ति की ऊंचाई 192 मीटर होगी, ये मूर्ति सरदार पटेल की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी 10 मीटर ज्यादा होगी। आप इसे भारत का दम कह सकते हैं कि 3 साल बाद दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में ही होगी। शिवाजी महाराज की मूर्ति समेत पूरा स्मारक 3600 करोड़ रुपए में तैयार होगा। ये मूर्ति कांसे और पीतल से बनी होगी और कहलाएगी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। आइए एक नजर डालते हैं दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों पर। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति भी भारत में बनने वाली है, जो सरदार पटेल की होगी। शिवाजी और सरदार पटेल की मूर्तियां चीन की स्प्रिंग बुद्धा की मूर्ति से ज्यादा ऊंची होंगी। स्प्रिंग बुद्धा की मूर्ति की ऊंचाई 153 मीटर है और ये दुनिया में अभी सबसे ऊंची है। अभी दूसरे नंबर पर है सेंट्रल म्यांमार के लायकून सेतकार की मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है और तीसरे नंबर पर इस वक्त दुनिया में जापान में बनी दाय बुद्ध मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है। भारत में अभी सबसे ज्यादा ऊंचाई विजयवाड़ा में बनी हनुमान मूर्ति की है, जो सिर्फ 41 मीटर है। मुंबई के करीब शिवाजी महाराज की सबसे ऊंची मूर्ति बन रही है, तो जाहिर है इस पर राजनीति भी होगी। ये आइडिया 12 साल पुराना है, लेकिन इस पर काम अब शुरू हुआ और अब काम शुरू हुआ तो बीजेपी और शिवसेना के बीच श्रेय लेने की होड़ भी मच गई। वजह है अगले साल होने वाले मुंबई में बीएमसी के चुनाव। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जैसे ही मंच पर बोलने के लिए आए, वहां मौजूद लोगों के हुजूम ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। आवाज ऐसी उठी कि उद्धव अवाक रह गए और मंच पर बैठे नेता को इशारा करना पड़ा कि भाइयों थोड़ा सब्र करो। बात यहीं खत्म नहीं हुई।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बीजेपी और शिवसेना दोनों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ पहले जमकर नारेबाजी की और फिर दोनों ओर से भिड़ंत भी हुई। यूं तो ऐसा अक्सर होता है जब दूसरे नेताओं के बोलते वक्त मोदी मोदी के नारे लग जाते हैं। गठबंधन सरकार के कार्यक्रम में दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत भी हो जाती है, लेकिन मुंबई के बांद्रा में पीएम के कार्यक्रम में जो हुआ, शिवाजी स्मारक को लेकर चल रही सियासी खींचतान की पूरी कहानी कह गया। जसे आज आपण स्मारक उभं करतो आहोत, तशीच मी आज माननीय पंतप्रधानांना विनंती करतोय की मोदीजी एक ही काम आप करिए कृपा कर। आमच्या महाराजांचे गड किल्ले जे दिल्लीच्या पुरातत्व खात्याच्या वेड्यामध्ये ते आम्हाला मोकळे करून द्या, कारण किल्ले महाराष्ट्राचे, किल्ले महाराजांचे, आणि तिकडे जरा काही करायचं म्हटलं तर दिल्लीमध्ये जावं लागतं पुरातत्व खात्यामध्ये। हालांकि उद्धव ठाकरे पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे, होवरक्राफ्ट पर भी थे और शिवाजी स्मारक के लिए जल पूजन भी किया। समंदर में स्मारक के भूमि पूजन और जल पूजन के बाद जब प्रधानमंत्री बांद्रा के एमएमआरडी ग्राउंड पर मेट्रो परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए पहुंचे, तब भी उद्धव मंच पर मौजूद रहे, लेकिन शायद मन से नहीं, बेमन से। जिस पार्टी की सियासी नींव शिवाजी के नाम पर रखी गई हो, वो भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी आंखों के सामने 192 मीटर की शिवाजी की मूर्ति हाईजैक हो जाए। जरा सोचिए, शिवसेना को ये कैसे मंजूर होगा कि शिवाजी की सियासत का फायदा बीजेपी को मिल जाए। जहां अभी तक शिवसेना सत्ता में है, पहले की बात होती तो शायद शिवसेना को इतना नहीं अखरता, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में ये साफ हो चुका है कि दोनों पार्टियों का रास्ता अब अलग है, लिहाजा सियासत भी अलग है। ऐसे में शिवसेना को लग रहा है कि कहीं दनादन उद्घाटनों का श्रेय बीजेपी के खाते में ना चला जाए। जब मुंबई में राम मंदिर स्टेशन का उद्घाटन हुआ, तब भी बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता भिड़ गए और फिर शिवसेना ने बीजेपी से सवाल भी पूछ लिया। ये जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश दिखाई दिया वो राम मंदिर के लिए था। राम मंदिर स्टेशन रोड तो आपने बना दिया, मगर राम मंदिर कब बनेगा, ये असली आक्रोश है। राम मंदिर स्टेशन हो या फिर शिवाजी स्मारक, नजरअंदाज करने का आरोप और श्रेय लेने की होड़ में सिर्फ शिवसेना और बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी है। लिहाजा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन भी हुआ और ये बताने की कोशिश भी हुई कि स्मारक का निर्माण शुरू होने में देर क्यों हुई। ग्रीन सी में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हो, ये कांग्रेस के जमाने में हमारी सरकार ने कल्पना की थी। ठीक है, उसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारी सरकार ने जो भी ग्राउंड वर्क था उस स्मारक के लिए उसको कंप्लीट किया, पूरा किया। तब तक हमारी सरकार चली गई। आज इनको 2.5 साल लग गए भूमि पूजन तक पहुंचते पहुंचते। बहरहाल अभी तो सिर्फ झांकी है। जैसे जैसे बीएमसी के चुनाव नजदीक आएंगे, सियासत बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी शिवसेना और बीजेपी के बीच की तलखी। कमलेश सुतार के साथ मयूरेश गणपते और मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, जहां नौकरी के चक्कर में पढ़े लिखे नौजवानों को नाले में उतरना पड़ा। एमए और बीए की डिग्री ले चुके लोग बेरोजगारी से इस कदर परेशान यहां पर दिखाई दिए कि जैसे ही नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी निकली, करीब 60,000 नौजवानों ने तुरंत अप्लाई कर दिया और टेस्ट के लिए नाले में उतर पड़े। मेरी एमए बीए क्या क्वालिफिकेशन आपकी? ये तस्वीरें किसी स्वच्छता अभियान की नहीं है, बल्कि देश में बेरोजगारी की हकीकत बयान करने वाला खौफनाक सच है। इन नौजवानों ने अपनी ऊंची डिग्रियों की परवाह छोड़ दी है और नौकरी के लिए नाले में उतर गए हैं। सबसे दर्दनाक पहलू ये कि इतनी कड़ी मशक्कत के बाद भी ये कोई नहीं जानता कि नौकरी मिलेगी या नहीं। मुमकिन है कि फिर कहीं मुश्किलों के पहाड़ पर चढ़ना पड़े, क्योंकि आवेदक करीब 8,000 हैं और सीटें सिर्फ 1,000 के करीब।
यानी हर 60 नौजवानों में से सिर्फ एक को ही नौकरी मिलेगी, वो भी पक्की नहीं बल्कि ठेके पर। चलिए अब पूरी कहानी सुनिए। दरअसल मुरादाबाद में नगर निगम ने करीब 1000 सफाई कर्मचारियों के लिए वैकेंसी निकाली। सरकारी नौकरी का मौका देखकर बड़ी तादाद में उन नौजवानों ने भी फॉर्म भर दिया जिन्होंने BA, MA और B.Ed तक कर रखे हैं। के लिए क्लास करी, लेकिन एक काम यही बचा था, मजबूरी कुछ नहीं हो पा रहा है, वैसे तो कोई काम हो नहीं सकता मुझे। नाले में धंसे हैं हम। नाले में धंसने के बाद हमने कार्य किया है। कार्य करने के बाद सफाई की। सफाई करने के बाद हमसे बोला आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आते हैं। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, किस तरह का कार्य लिया गया आपको? मेरी MA, B.Ed और M.Ed के लिए था। इस समय जिनका नाम है उनका इंटरव्यू हो रहा है और उन्हें नाले में जाकर या फिर रोड पर झाड़ू लगाकर अपना साक्षात्कार देना पड़ रहा है, इंटरव्यू देना पड़ रहा है। क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत है सर। क्या है? मैं B.Com पास हूँ और मास्टर ऑफ कॉमर्स करता हूँ। नौकरी की लालच में पढ़े लिखे नौजवानों ने फॉर्म भर दिए तो टेस्ट भी देना होगा। अब नगर निगम ने टेस्ट के नाम पर नौजवानों की टीम बनाई और शहर की नालों की सफाई में लगा दी। ये सफाई कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है कल से, और इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में मैं इनको एक नाला सुपुर्द करता हूँ और उसमें टीम बनाता हूँ और इन लोगों के द्वारा उसकी सफाई की जाती है। इससे उनका फिजिकल परीक्षण एक तरह से हो जाता है। नौकरी पाने की ख्वाहिश में नौजवानों को सिर्फ नालों की सफाई नहीं करनी पड़ रही है, बल्कि उन्हें इंटरव्यू भी देना पड़ रहा है। आधे दिन नाले में और आधे दिन निगम के दफ्तर में। हाय रे हाय, ये बेरोजगारी जो न कराए। क्यों इस काम को चूज किया? आप तो कुछ और भी काम कर सकते थे, ट्यूशन पढ़ा सकते थे आप। नहीं सर, ट्यूशन तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन करते हैं सब, लेकिन बेरोजगारी का धब्बा है ना। भले ही नगर निगम नौजवानों से नालों की सफाई को फिजिकल टेस्ट का नाम दे रहा है, लेकिन ये हकीकत शहर के लोगों को पता है कि निगम के कर्मचारी शायद ही कभी उन नालों में उतरते हैं। निगम के जो कर्मचारी जो शायद 15 या 20 हजार रुपए सैलरी लेते हैं, आज तक इस नाले में कभी नहीं घुसे, और आज इन बेचारों को इनकी बेरोजगारी का फायदा उठा करके ये संविदा कर्मचारी हैं, इन्हें सबको यहाँ लाकर खड़ा करते हैं। चलिए, मजबूरी तो है, पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, घर वालों की उम्मीदें हैं, सपने हैं, लेकिन बेरोजगारी ने परेशान कर रखा है। अब करें तो करें क्या? ना किसी दाग से परहेज है, ना ही नालों की गहराई में उतरने से। लेकिन ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है। पिछले साल सितंबर में राज्य सरकार ने करीब 370 चपरासियों की भर्ती निकाली थी, जिसके लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। उन 23 लाख में से 1.5 लाख से ज्यादा के पास B.Tech, B.Sc और B.Com की डिग्री थी। बेरोजगारी के हालात आप बेहतर समझ सकते हैं। मुरादाबाद से शरद गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में फिलहाल इतना ही।